हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज है मेरा सेकेंड वीडियो ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। आज के वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। आज के वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, प्रोज, डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 1 को हम कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो, मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एडवर्ड एल्बर्ट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बुक। तो हाँ, सारा कंटेंट उसी बुक से है। अगर आप वही से पढ़ना चाहो डायरेक्ट तो पढ़ सकते हो। मैं बस उसी कंटेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आखिर में लिटरेरी फीचर्स ऑफ द पीरियड। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो अभी देखो, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री शुरू करते ही हमारे सामने सबसे पहले आता है बीवुल्फ। ओके, तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ द पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ कम्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल जर्मनिक ट्रेडिशन। मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मेनलैंड यूरोप से ये कहानी आता है, इंग्लैंड से नहीं। ओके, ऑल्सो इट वॉज लाइकली पास डाउन ओरली एज सॉन्ग्स और शॉर्ट स्टोरीज। मतलब पहले ये कहानी द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ लिखा नहीं गया था, ये ओरली पास ऑन हुआ था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि कैसे कैसे पोइट्री इवॉल्व हो रहा था। ऑल्सो उसके बाद इस पोएम में ना कहीं पे भी इंग्लैंड मेंशन नहीं है, और इनफैक्ट जो बीवुल्फ हमारा कैरेक्टर है वो खुद भी गेट्स का किंग है। गेट्स एक ट्राइब है जो मतलब साउथर्न स्वीडन से है। सो तुम कह सकते हो कि मतलब ये जो बीवुल्फ है ये काइंड ऑफ यूरोपियन एक पोएम है, इंग्लैंड का नहीं। अब देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीवुल्फ को माना जाता है ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम, बट इसमें इंग्लिश का कोई फैक्टर ही नहीं है। इस पोएम में ना अगर तुम इसका प्रेजेंट वर्जन देखोगे, जो वर्जन अभी हमारे पास है, इसमें बहुत सारे पेगन एलिमेंट्स है, बट ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि इसे किसी एक क्रिश्चियन ने ही लिखा है। ऑल्सो बीवुल्फ के बारे में कुछ और फैक्ट ये है कि हम नहीं जानते बीवुल्फ का मतलब ऑथर कौन है। ठीक है, आज के दिन ज्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं कि ये जो पोएम है बीवुल्फ, ये एक बस क्रिश्चियन रीराइटिंग है ऑफ ओल्डर पेगन मटेरियल। ऑल्सो एक और फैक्ट ये है कि अभी जो वर्जन हमारे पास है, इट इज रिटन इन वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था पहला वीडियो में। वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट ही बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग हो गया था किंग एल्फ्रेड की वजह से। तो अभी हम इस पोएम का मतलब मेन स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो, इस पोएम में ना बहुत सारी साइड स्टोरीज और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी है, बट मैं अभी आपको एक छोटा सा समरी देता हूँ। बीवुल्फ, सन ऑफ एक्थियो, सेल्स टू डेनमार्क विथ हिज वॉरियर्स। मतलब बीवुल्फ डेनमार्क सेल करता है अपने वॉरियर के साथ। ही हेल्प्स किंग हॉर्थगार बाय किलिंग अ मॉन्स्टर नेम ग्रेंडल हु टेरराइज्ड द किंग्स हॉल। समझ में आ गया दोस्तों? लेटर वो ग्रेंडल का मम्मी को भी मार देती है। ग्रेंडल का मम्मी मतलब रिवेंज लेने आई होती है कि मेरे बेटे को कैसे मार दिया तुमने। उसके बाद बीवुल्फ इज ऑनर्ड और वो अपने होमलैंड वापस आ जाता है, जहां पे वो गेट्स का किंग बन जाता है। 40 साल रूल करने के बाद बीवुल्फ एक ड्रैगन को मारता है, जो मतलब उसकी लैंड को खतरा पहुंचा रहा था। लेकिन उस फाइट में, मतलब उस ड्रैगन को मारने के फाइट में उसको एक चोट लग जाता है, और फिर ये पोएम खत्म हो जाता है जब हम देखते हैं बीवुल्फ का फ्यूनरल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस पोएम का स्टाइल भी देख लेते हैं। देखो, द स्टाइल ऑफ बीवुल्फ इज वेरी यूनिक एंड पावरफुल। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। देखो दोस्तों, जो वर्ड्स है ना वो बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा विविड है। जैसे मतलब इमेजेस छोटा है लेकिन बहुत ही शार्प इमेजेस है। समझ में आ गया? उसमें कंपाउंड वर्ड्स है, केनिंग्स है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक वर्ड है बोन हाउस, उसको शॉर्ट करके लिखा गया था बन हाउस, BANHUS, जिसका मतलब है बॉडी। फिर इसका एक और मतलब की फीचर है रिपीटेशन एंड वेरिएशन। देखो, जो सेम आइडिया है ना उसी को बार बार रिपीट किया गया है डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू। आप स्क्रीन में देख लो, कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स लिखा हुआ है, जैसे हेलाफोर्ट लियोफने,
फिर मेयर पियोडेन। और दोनों का मतलब भी काइंड ऑफ सिमिलर है, जैसा एक का मतलब है ग्रेट किंग और एक का मतलब है बिलवेड लॉर्ड। ओके, फिर एक और की फीचर है रिदम एंड साउंड। देखो, जो वर्ड्स है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिदम यूज करता है, जिसमें 4 स्ट्रेस्ड बीट होता है पर लाइन, 2 इन ईच हाफ। इट ऑल्सो यूजेस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिंग द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, इसे कहते हैं एलिट्रेशन। एग्जाम्पल, ब्लेजिंग, बॉनफायर, बर्न्स, ऐसे टाइप का वर्ड को एलिट्रेशन कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए अभी बियॉल्फ के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ और ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, एक लिस्ट ऑफ पोएम है जिसे कहा जाता है द पेगन पोएम्स। अभी ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश पोएट्री ना क्रिश्चियन है, बट कुछ कुछ पोएम थोड़ा सा सेक्युलर है, मतलब ज्यादा रिलीजियस नहीं है। इन पोएम्स को कहा जाता है पेगन पोएम्स। लेकिन इनके लिए एक ज्यादा बेहतर वर्ड होगा नेशनल पोएम्स, क्योंकि ये सब पोएम्स ना ज्यादातर फोकस करती है हीरोइज्म, वार, पीपल, नॉट रिलीजियन। तो इन पोएम्स की लिस्ट में सबसे पहला पोएम आता है विथ सीट, जिसका मतलब है द फार ट्रैवलर। इसको माना जाता है द ओल्डेस्ट पोएम इन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ये पोएम किस बारे में है? इट्स अबाउट अ ट्रैवलर, लाइकली फिक्शनल ट्रैवलर है। श्योर नहीं हो कि फिक्शनल है या रियल है, कोई श्योर नहीं है इसके बारे में। इस पोएम में बात करता है उन जगहों के बारे में जहाँ पे ये इस ट्रैवलर ने घूमा है और किन किन फेमस लोगों से ये मिला है। ये पोएम इस बारे में। ये एक हिस्टोरिकली वैल्यूएबल पोएम है, बहुत ज्यादा पोएटिक नहीं है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड फीलिंग। ओके, समझ गए। फिर आता है वर्ल्डर, ठीक है। इस पोएम का अभी तक बस 2 फ्रेगमेंट्स ही है जो हमारे पास है, अबाउट 63 लाइन्स। ये पोएम हमें बताता है अबाउट वाल्टर ऑफ एक्विटन, एक हीरोइक फिगर। ओके, देखो, जो राइटिंग है इस पोएम का वो बहुत ही स्ट्रांग है और एनर्जेटिक है। सो आप कह सकते हो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि इस पोएम का और ज्यादातर हिस्सा प्रिजर्व नहीं है, क्योंकि अगर प्रिजर्व होता तो ये एक बहुत ही एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा हीरोइक पोएम माना जाता। जो थर्ड पोएम है वो है द फाइट एट फिन्सबर्ग। ये एक शॉर्ट पीस है, अराउंड 48 लाइन्स। ये डिस्क्राइब करता है द बैटल एट फिन्सबर्ग, जो कि बियोल्फ में भी मेंशन है। और ये पोएम फेमस है क्योंकि इसमें मतलब जो बैटल सीन्स है उसे बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर एक और पोएम आता है द बैटल ऑफ ब्रुअनबर्ग। ये पोएम सेलिब्रेट करता है द रियल बैटल ऑफ ब्रुअनबर्ग दैट हैपेंड इन 937। ये एक स्पिरिटेड एंड पेट्रियोटिक पोएम है। फिर आता है द बैटल ऑफ मेल्डॉन। ये डिस्क्राइब करता है मेल्डन का बैटल जो कि 1993 में हुआ था। ये पोएम दिखाता है ब्रेवरी एंड पर्सनल एक्शंस ऑफ द वॉरियर्स। इस पोएम में कुछ स्पेशल मेंशंस भी है, जैसे द वॉरियर बैरोल्ड। इस पोएम के जो वर्ड्स है वो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं डीप लॉयल्टी एंड करेज। सो ये पोएम फेमस है इमोशंस एंड वैल्यूज की वजह से। ओके, फिर आता है हमारे पास द एलिजिस। एलिजिस आपको पता ही है दोस्तों, किसे कहा जाता है एलिजिस। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में भी काइंड ऑफ सिमिलर इमोशन ही था। ये दीस आर सैड, रिफ्लेक्टिव, पर्सनल पोएम्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मोनोलॉग्स। मोनोलॉग मतलब एक पर्सन अपना थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। ये एलिजिस हमें कहाँ मिलती है? ये एलिजिस हमें मिलती है एक्स्टर बुक में। देखो, कुछ कुछ नोटेबल एलिजिस है, जैसे द वंडरर, द सी फेरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज। अभी देखो, ये जो पोएम्स है, जो 4 पोएम्स का नाम मैंने आपको बोला, ये 4 पोएम्स मिलकर कोई कनेक्टेड स्टोरी नहीं बनाता, बट ये मतलब एक सिमिलर इमोशनल टोन शेयर करता है। जो पहला 2 पोएम है द वंडरर एंड द सी फेरर, ये 2 पोएम्स आर्टिस्टिक क्वालिटी के लिए बेस्ट है, मतलब रियल इमोशनल डेप्थ शो करता है। ये पोएम बहुत ज्यादा करीब है लिरिक स्टाइल में, इवन दो भले ही लिरिक पोइट्री बहुत सारा हमें देखने को नहीं मिलता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, बट इन 2 पोएम्स में है लिरिक क्वालिटी। ओके, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ कहा था, द सो कॉल्ड केडमन ग्रुप। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं केडमन कौन है। देखो, बेथ BEDE एक बहुत ही अर्ली इंग्लिश हिस्टोरियन है, ठीक है। वो कहते हैं
कि जो केडमन है ना वो एक ले ब्रदर है, मतलब वो कोई ऐसा ऑर्डेन्ड मॉन्क नहीं है, ठीक है, वो पहले से मॉन्क नहीं था, उसको बस मतलब मिराकुलसली एक गिफ्ट ऑफ पोएट्री मिल जाता है। उसको गाना भी नहीं आता था और मतलब गाना लिखना भी नहीं आता था पहले, बट उसके साथ कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ जिस वजह से वो टैलेंटेड एंड रिलीजियस पोएट बन गए। उसके बाद एक रूलर है जिसका नाम है द एबीस हिल्डा ऑफ व्हाइटबी, जिसने रूल किया था 1658 से लेकर 1680 तक। वो रिकॉग्नाइज करता है केडमन के गिफ्ट और उसको हेल्प करता है मॉन्क बनने में। केडमन मतलब कहा जाता है कि केडमन ने पोइट्री लिखा है बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरीज, बट बेदे एंड बेद includes a short 9-line hymn in his book, which shows features like repetition and parallel phrasing. ठीक है, मतलब इसमें हम क्या समझते हैं कि जो सेम आइडिया है उसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है। समझ गए? आई होप समझ गए। फिर आता है ये केडमन ग्रुप के बारे में। द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट जो कि मैंने आपको पहले कहा था, उसमें 4 रिलीजियस पोएम्स हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल और सैटर्न और क्राइस्ट एंड सैटर्न। ठीक है, इन पोएम्स को माना जाता है कि इन पोएम्स को केडमन ने लिखा है क्योंकि इनका टॉपिक मैच करता है बेडे के डिस्क्रिप्शन के साथ। बट सच क्या है? देखो, आज के दिन स्कॉलर्स मानते हैं ये जो पोएम्स है ना दोस्तों, ये बस एक ऑथर ने ले लिखा है। देखो, क्योंकि कुछ पार्ट्स वेल रिटन है और पावरफुल है और कुछ पार्ट्स बहुत ही बोरिंग है और रिपीटेटिव है। जो लैंग्वेज और स्टाइल है ना, वो उतना भी ज्यादा पुराना नहीं है कि हम उसे केडमन का कह सकें। सो ये बहुत ही अनलाइक है कि केडमन ने इन पोएम्स को लिखा है, इवन दो केडमन के साथ इन पोएम्स को लिंक किया जाता था बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पोएट्री में हमारा द साइनउल्फ ग्रुप। अभी साइनउल्फ कौन है? साइनउल्फ है मतलब एक और वेरी फ्यू नेम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट। ओके, साइनउल्फ जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, 4 पोएम्स में वो दिखाई देते हैं जहां पे उन्होंने रूनिक लेटर्स में साइन किया था। रूनिक लेटर्स मतलब ओल्ड अल्फाबेट। 4 पोएम्स का नाम कौन सा है? जूलियाना, एलेन, क्राइस्ट और द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। देखो, इन क्राइस्ट एंड फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स हिज नेम इज स्पेल्ड साइनउल्फ। इसके अलावा हम साइनउल्फ के बारे में और कुछ नहीं जानते, बट स्कॉलर्स ने उनकी लाइफ में अभी भी गेस किया है बिना किसी प्रूफ के। ओके, अभी कुछ और पोएम्स है जो उनके साथ लिंक्ड है। हाँ, तो कह सकते हो ये सब पोएम्स ना उनके साथ मतलब रॉन्गली एस्क्राइब्ड है, उन्होंने शायद नहीं लिखा है। द ड्रीम ऑफ द रोड एक पोएम है जो कि आप कह सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोएम। ठीक है, इस पोएम को साइनउल्फ के साथ रिलेट किया जाता है, बट शायद से ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इट इज इमोशनली इंटेंस, creatively imagined and shows great poetic skill, a true work of art। तो शायद से इसे साइनउल्फ ने नहीं लिखा है। ओके, उसके बाद हम साइनउल्फ का थोड़ा सा स्टाइल और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखो, साइनउल्फ ने जो जिन पोएम्स को साइन किया था, वो पोएम्स बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है एंड रिफाइंड है केडमन के कंपैरिजन में। ये पोएम्स बेटर टेक्निक दिखाते हैं, स्ट्रॉन्गर इमोशन दिखाते हैं एंड इवन लिरिकल ब्यूटी भी दिखाते हैं। और ये पोएम ना लाइकली डेट करता है 9th सेंचुरी के आसपास। समझ गए आप? आई होप अब समझ गए। यहीं पे हमारा पोइट्री का हिस्सा खत्म हो जाता है, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। अभी हम चलेंगे ओल्ड इंग्लिश प्रोस के बारे में पढ़ने। देखो, अगर बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश प्रोस के बारे में तो किंग एल्फ्रेड के बारे में बात करना ही पड़ेगा। अभी देखो, आप पूछोगे व्हाई इज एल्फ्रेड इंपॉर्टेंट? भले ही ऑफिशियल प्रोज मतलब दोस्तों देखो, जो लॉज थे ना, लॉज मतलब रूल्स, लॉज, इन्हें भी प्रोज में माना जाता है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। सो ऑफिशियल प्रोज एग्जिस्टेड बिफोर एल्फ्रेड्स टाइम। हाँ, भले ही ऑफिशियल प्रोज एग्जिस्ट करता था एल्फ्रेड के आने से पहले, फिर भी उसे कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही एक मेजर रोल है इन प्रोमोटिंग एंड राइटिंग प्रोज। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ। एल्फ्रेड ने देखा था
कि लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंग्लैंड हैज डिक्लाइंड बैडली, मतलब बहुत ही बुरी तरह से लिखना और एजुकेशन खत्म हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? डेनिश इन्वेशंस की वजह से, मतलब वाइकिंग्स के इन्वेशंस की वजह से, जिन्होंने स्कूल्स और मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और लैटिन नॉलेज का एक डिक्लाइन आ रहा था। और उस टाइम में आपको पता होगा दोस्तों, लैटिन एक मतलब लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजन था। ओके, तो एल्फ्रेड ने क्या किया? देखो, एल्फ्रेड ने क्लर्जी और लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, वो चाहता था कि पीपल सीखे अपने खुद के लैंग्वेज में, लैटिन में सीखने का भले ही जरूरत ना हो। अभी देखो, उसका ट्रांसलेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं था जो हम आज के दिन देख पाते हैं जैसे ट्रांसलेशन होता है। कभी कभी उसका ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड होता था, और कभी कभी वो अपना खुद का थॉट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऐड करते थे उन ट्रांसलेशंस में। सो उनके कुछ मेजर ट्रांसलेशंस है, जो कि है, पहला है पेस्टोरल केयर, फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फिर आता है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, फिर आता है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, और फिर आता है सोलोलोकीज। सोलोलोकीज आप कह सकते हो काइंड ऑफ इज लास्ट ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद एक हैंडबुक भी था, एक कॉमन प्लेस बुक जो एल्फ्रेड रखता था। ठीक है, ये बुक सरवाइव नहीं है, बट उसके एक बायोग्राफर है जिसका नाम है एसर। उसने कहा था कि एल्फ्रेड ने रखा था एक बुक, बट वो सरवाइव नहीं करता है। उसका जो प्रो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड डायरेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे जब किंग एल्फ्रेड थे, उस टाइम पे राइटिंग अभी भी उनके अर्ली स्टेज में थे। जो स्टाइल है वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है, स्पेशली अगर आप उसका फर्स्ट वर्क जो कि पेस्टोरल केयर है, उसको उसके लास्ट वर्क जो कि सोलोलोकीज है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि उसका स्टाइल धीरे धीरे इंप्रूव होता है। भले ही पॉलिश्ड नहीं था, एल्फ्रेड का एक नेचुरल एबिलिटी था वर्ड्स के साथ। ठीक है, इससे हम देख पाते हैं रियल थॉट एंड केयर इन हिज राइटिंग। अभी देखो, मैं आपको एक सैंपल ट्रांसलेशन बताता हूँ। एक इंग्लिश लाइन है, सुआ क्लेनियो ह्यूओ वर्स ऑफिलिन ओ एंग्लिकाइन। ये एक ओल्ड इंग्लिश लाइन है, इसको मैं मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, लर्निंग हैज फॉलन सो कंप्लीटली इन इंग्लैंड that very few people of south of Humber could understand religious books in English or even translate a letter from Latin. I believe there were very few north of the Humber. In fact, I can't remember anyone south of the Thames who could do it when I became king. इससे हम क्या समझते हैं? इसके हम समझते हैं कि सिचुएशन ऑफ लर्निंग बहुत खराब था उस समय, और कितना डीपली एल्फ्रेड केयर करता था अबाउट एजुकेशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा एल्फ्रेड का टॉपिक खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, जो कि एल्फ्रिक। एल्फ्रिक एक चर्चमैन है और एक टीचर है, जो बाद में बन जाता है एबोट ऑफ ईनशैम। कब बनता है? 1005 में। वो फेमस है, किस वजह से फेमस है? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लैटिन ग्रामर लिखा था इंग्लिश में। वो बहुत ही एक लीडिंग फिगर है, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस लर्निंग को एक्सेसिबल किया था ओल्ड इंग्लिश में। ओके, उनके कुछ मेजर वर्क्स है। पहला है कैथोलिक होमिलीज, ये है 2 सीरीज ऑफ सरमन्स फॉर प्रीस्ट टू रीड टू पीपल। फिर आता है लाइव्स ऑफ द सेंट्स, ये एक 3rd सीरीज है जो कि इन्होंने 1998 से पहले लिखा था। ये एक काइंड ऑफ स्टोरीज ऑफ द सेंट्स को बताते हैं। फिर आता है स्क्रिप्चर ट्रांसलेशंस। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पार्ट्स ऑफ द बाइबल को ट्रांसलेट किया था ओल्ड इंग्लिश में। फिर आता है कोलोके। कोलोके क्या है? कोलोके है अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स यूजफुल फॉर बोथ। ठीक है, उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही फ्लोइंग है और विगोरस है, मतलब स्मूथ है और स्ट्रॉन्ग है। वो कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करता है क्लियर और इंगेजिंग तरीके से। वो एलिट्रेशन का बहुत ज्यादा यूज करता है, सिमिलर टू ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। उसका जो प्रोज है ना, वो बहुत ही नेचुरल स्टोरी टेलिंग स्किल्स शो करता है। समझ गए? आगे बढ़ता है। फिर आता है उल्फस्तान। उल्फस्तान था बिशप ऑफ वोरचेस्टर एंड आर्च बिशप ऑफ द यॉर्क।
ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल चर्चमैन एंड प्रीचर ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स थे। उनका बहुत सारा साइंड सरमन्स अभी भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा माना जाता है बेस्ड ऑन हिज स्टाइल एंड टोन, ठीक है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जो जैसा है सरमो लूपी एट एंग्लोस। सिंपली आप बोलो तो इसका नाम है द सर्वंट्स ऑफ द वर्ल्ड टू द इंग्लिश। ये एक पावरफुल वार्निंग है टू इंग्लिश पीपल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वाइकिंग इन्वेशन एंड केओस। मतलब जब वाइकिंग्स इन्वेट कर रहे थे इंग्लैंड में तब इन्होंने इसे लिखा था। ये फेमस है, ये वर्क फेमस है स्ट्रॉन्ग इमोशन, फोर्सफुल रिपीटेशन, एलिट्रेशन एंड अर्जेंट प्रीचिंग टोन की वजह से, ठीक है। तो उल्फस्टन के स्टाइल से हम ये जानते हैं कि ये एक ब्रिलियंट एंड पैशनेट स्पीकर था। फिर आता है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अब ये क्या है? ये है ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड रिटन इन ओल्ड इंग्लिश, प्रोबेबली स्टार्टेड बाय किंग एल्फ्रेड। अभी शायद से किंग एल्फ्रेड ने लिखा है और बताया है कुछ पार्ट्स अपने खुद के बारे में, अपने खुद के बैटल्स के बारे में। हम श्योर नहीं है इसके बारे में। फिर आता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अभी देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स का ना बहुत सारा वर्जन्स हैं जिनका नाम दिया गया है ABCDE एटसेट्रा। पहला वर्जन जो कि ए है जिसे पार्कर कहा जाता है, और आखिरी वर्जन जो कि ई है जिसे लाउड कहा जाता है LAUD। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अप टू द ईयर 1915 ज्यादातर वर्जन सिमिलर थे, बट उसके बाद इन वर्जन्स में लोकल इवेंट्स ऐड होते हैं जहां पे हम डिफरेंट व्यूज देख पाते हैं डिपेंडिंग किसने उसे लिखा है। जो लास्ट एंट्री है मैन्युस्क्रिप्ट ई में, वो लास्ट एंट्री का डेट आप कह सकते हो अराउंड 1154 है। ओके, इसका स्टाइल क्या है? इसका स्टाइल मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है। कुछ कुछ एंट्री शॉर्ट एंड सिंपल है जैसे डायरी में हम लिखते हैं, और कुछ कुछ एंट्री लॉन्ग है, डिटेल्ड है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, स्टोरी टेलिंग है, कैरेक्टर स्केचेस है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देख पाते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम द कॉन्क्यूरर, ठीक है। फिर हम डिस्क्रिप्शंस ऑफ हॉरर देख पाते हैं किंग स्टेफेंस के रेन के दौरान। अब देखो मैं इसका एक सैंपल पैसेज बताता हूँ। ऐसे टाइप का पैसेज लिखा गया है। किंग विलियम वॉज रिच, वाइज, पावरफुल, kind to those who obeyed but harsh to enemies. He founded a great monastery where he conquered England. Many other churches and monasteries were built during his reign. मतलब समझ रहे हो आप? बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है इसका पैसेज। आई होप आप समझ गए। तो आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट मुझे बस और 2 टॉपिक डिस्कस करना है इस चैप्टर का। पहला है द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेरी फॉर्म्स। देखो द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर डेवलप करता है स्लोली ओवर सेंचुरीज। ये ना सडनली अपेयर नहीं करता। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है जैसे कि पोइट्री, प्रोज, हाँ, ये ना उतना इजी नहीं है कि आप इसे इतना अच्छे से सेपरेट कर पाओ पोइट्री और प्रोज को। कभी कभी ये ओवरलैप करता है और इनफैक्ट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जैसे पोइट्री में हमारे पास है हीरोइक पोइट्री। पोइट्री केम बिफोर प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपको बार बार बोल चुका हूँ ये चीज। कुछ कुछ पोएम्स में हीरोइक स्टाइल्स है जैसे बियोल्फ, वॉल्डर, द फाइट एट फिन्सबर्ग, ठीक है। इवन लेटर पोएम्स लाइक द बैटल ऑफ मेल्डॉन, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ थीम्स दिखाते हैं, करेज, लॉयल्टी, वॉरियर्स, बैटल्स। कुछ कुछ एपिक पोइट्री भी है जैसे बियोल्फ आप क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एपिक कह सकते हो। हाँ, ये फुली मैच नहीं करता क्लासिकल एपिक्स को जैसे होमर्स इलियड और ओडिसी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसमें उतना ज़्यादा टाइट स्ट्रक्चर, यूनिटी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसमें सेम डिग्निटी और एलिवेटेड पर्पस भी नहीं है, बट इसमें मैजेस्टी है, पावर है और इमोशनल डेप्थ है, इस जिसकी वजह से ये खुद ही में एक अपना ग्रेटनेस शो करता है। और भी कुछ क्रिश्चियन एपिक्स है जैसे जेनेसिस और एक्सोडस। इन्हें आप एक ट्रू एपिक नहीं कह सकते और इन्हें इनफैक्ट आप बियोल्फ के साथ भी ग्रुप नहीं कर सकते। समझ गए? फिर आता है लिरिक पोएट्री, लिरिक पोएम्स। हाँ, ज्यादातर एब्सेंट थे ओल्ड इंग्लिश में, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस कुछ कुछ पोएम्स है जिन्हें आप लिरिक में ऐड कर सकते हो जैसे द वंडरर, सी फेरर, इन्हें। समझ गए? फिर आता है प्रोज।
प्रोज में क्या आता है? प्रोज में आता है ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनलिटी। देखो, ज्यादातर इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेटेड किए गए थे लैटिन से इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में, स्पेशली रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल वर्क्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। राइटर्स जैसे एल्फ्रिक और उल्फसन वो बस कॉपी नहीं करते थे, वो अपना खुद का स्टाइल, इमोशन और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन देते थे। समझ गए? फिर आता है हिस्टोरिकल राइटिंग। देखो, जैसे कि द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये बहुत सबसे पहला इंग्लिश हिस्टोरिकल राइटिंग है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट ओवर टाइम देख सकते हैं, जैसे कि मतलब अर्ली एंट्रीज लाइक द स्टोरी ऑफ साइनुल्फ एंड साइनहर्ड। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट है बट इसमें डायरेक्ट एंट्रीज है। जो लेटर एंट्रीज है, जैसे मतलब स्पेशली इन द ई मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आखिरी मैन्युस्क्रिप्ट, वो बहुत ही लंबा है, लॉन्गर है, मोर डिटेल्ड है और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे हम रियल ग्रोथ को देख सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे होता है द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स। फिर आता है आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी स्टाइल। ओके, तो अभी देखो, लिटरेरी स्टाइल को हम पोएट्री में कंपेयर करेंगे। देखो, अगर तुम केडमन और साइनल्फ को कंपेयर करोगे तो केडमन पोएम्स जैसे जेनेसिस और एक्सोडस वो पहले का है, बहुत अर्लियर है एंड बहुत बेसिक है स्टाइल में। और साइनउल्फियन पोएम्स जैसे एलियन है, जूलियाना है, उसमें हम क्लियर डेवलपमेंट देख सकते हैं पोइट्री में, जैसे कि स्मूथर फ्लो, बेटर हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स, ज्यादातर ओरिजिनल स्टाइल एंड फीलिंग, लेस यूज ऑफ स्टॉक फ्रेजेस, मोर स्किलफुल एलिट्रेशन, स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन ब्यूटी एंड स्टाइल। समझ गए? तो ये एक बहुत ही नेचुरल लिटरेरी इवोल्यूशन है। पोएट्स ना, ये एक बहुत ही नेचुरल है। पोएट गेट्स मोर स्किल्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, डिड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड दिस? मतलब जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाता है तब क्या ये सब चेंज हो जाता है? तो देखो, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 में हुआ था, द एलिट्रेटिव स्टाइल, मतलब एलिट्रेशन करने का जो स्टाइल, वो डिक्लाइन हो जाता है। मतलब हम देख पाते हैं कि वो डिक्लाइन होता है, सीम्ड टू डिक्लाइन। ओके, बट इन रियलिटी एलिट्रेटिव पोएट्री केम बैक इन द 14th सेंचुरी। मतलब वो परमानेंटली डिक्लाइन नहीं होता है, एक टेम्पोररी सेटबैक आता है, फिर वो 14th सेंचुरी में वापस आता है। हम कहाँ पे देखते हैं इसे? एक बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट। अभी हम बात कर लेंगे प्रोस में। प्रोस में स्टाइल कैसे ग्रोथ होता है? प्रोस में स्टाइल ग्रोथ होता है सिंपल टू सोफिस्टिकेटेड की तरफ। अर्ली प्रोस जैसे एल्फ्रेड का, हाँ, या फिर कह सकते हो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, वो बहुत बेसिक था, समटाइम्स अनक्लियर था, ऑकवर्ड था, स्पेशली विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, उसमें लूज सेंटेंस स्ट्रक्चर भी था और ज्यादा रिदम और एलिगेंस भी नहीं था। लेटर प्रोस जैसे कि एल्फ्रिक और उल्फसन का है, वहां पे हम देख पाते हैं फ्लुएंट एंड एनिमेटेड राइटिंग, कॉन्फिडेंट वॉइस, यूज ऑफ एलिट्रेशन, वहां पे एलिट्रेशन देख पाते हैं हम, रेथोडिकल डिवाइस और अ क्लियर सेंस ऑफ द ऑथर्स पर्सनैलिटी। समझ गए? तो और फिर आता है इसमें इस स्टाइल में द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद स्टाइल में कौन सा इम्पैक्ट आया, क्या चेंज हुआ? देखो, राइम राइम ने एलिट्रेशन को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, बट आप कह सकते हो एलिट्रेशन ऑलरेडी मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो गया था लैटिन इन्फ्लुएंस की वजह से, सिर्फ कॉन्क्वेस्ट की वजह से नहीं। ठीक है, नॉर्मन्स लोगों ने ऑडियंस को चेंज कर दिया। ठीक है, सो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएटिक स्टाइल था वो उनका सपोर्ट और नहीं रहा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पोएट्री और प्रोस खत्म हो गया, वो बस शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, जो कि कंटिन्यूटी नॉट कोलैप्स। देखो, कुछ चेंजेस जैसे लूजर ग्रामर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के होने से पहले। द होमिली स्टाइल्स, जिसे सरमन कहा जाता है, ऑफ ओल्ड इंग्लिश कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस मिडिल इंग्लिश प्रोज। मिडिल इंग्लिश प्रोज दोस्तों हम आगे कल के चैप्टर में देखेंगे, कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं मिडिल इंग्लिश की तरफ, सेकेंड चैप्टर में मैं कल जाऊंगा। सो इवन विद द कॉन्क्वेस्ट देयर वाज ए क्लियर लिटरेरी कंटिन्यूटी। द स्टाइल डेवलप्ड, इट डिडंट डाई। मतलब स्टाइल खत्म नहीं होता है, ये डेवलप होता है। तो इसी के साथ हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया।
अगर मैं नहीं समझा पाया दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं खुद को और इम्प्रूव करूंगा आपके लिए, ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा, हम मिडिल इंग्लिश पीरियड को शुरू करेंगे, कह सकते हो चौचर की, जो भी है चैप्टर 2 है एडवर्ड एल्बर्ट का, हम उससे शुरू करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।